आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद की टेबल के ऊपर आके पड़ा हुआ है और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज पाकिस्तान बीच में सालिसी कर रहा है। मैंने कहा था अगर ये जंग ईरान 2 हफ्ते सस्टेन कर गया तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो ईरान को हरा सके। और आप पूरी दुनिया के सामने देखते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इस जंग से निकलना चाह रहा है, लेकिन ईरान उसको अब निकलने नहीं दे। 8 जर्नैल उन्होंने सैक किए हैं इस जंग से पहले। कौन से जर्नैल जिन्होंने कह दिया था कि ये जंग अमेरिका को नहीं लड़नी चाहिए। ये आपने उस बिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है कि आपने अपने लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं ये हमला करके। ईरान ने इनको थकाना है। तो मैंने ये बात शुरू में ही आपको बता दी थी और अब आज 24वां दिन है, 25वां दिन है, तो ईरान अभी इनको मजीद थकाएगा। अचानक आप देखेंगे और शायद आप ये 1-2 दिन में ही देख लें कि एक ट्वीट आएगी, प्रेसिडेंट यूएस की जंग बंदी का ऐलान करते हैं। जो लोग पीछे ईरान के बैक एंड पे उसको स्ट्रेटेजिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त चाहेंगे कि अमेरिका की जो मिथ पूरी बनी हुई थी इनविंसिबल की, वो कंप्लीटली स्मैश करें। जंगे हमेशा वो जीतता है जो सरप्राइज देने में कामयाब हो जाता है। ईरान ने कहा है कि हमें पाकिस्तान की नीयत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक नेक नीयत से इस टेबल को, सालसी टेबल को सजाना चाहता है, मगर हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जो आपने पिछले 35 साल से जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे इतना पैसा लगाया, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ईरान ने जमीन दोज कर दी। जिस लेवल की टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर गया है, F-35 जिसको समझा जाता था कि ये बियॉन्ड द वॉर टेक्नोलॉजी थी, उसको उन्होंने आईआर से नहीं, हीट से सीख करके उसको हिट किया। तो ये डू एंड डाई का मसला होगा दोनों मुल्कों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफूल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इजराइल के माबैन जंग जारी है, लेकिन ये जंग इस वक्त एक नई सूरत इख्तियार कर चुकी है। एक जानिब जंग के अंदर एस्केलेशन की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब बैक एंड पर मुज़ाकरात की बातें भी की जा रही हैं। अमरीका की जानिब से 15 नुकात पेश किए जाते हैं, तो फिर जवाब में ईरान की जानिब से भी 5 नुकात पेश किए जाते हैं। क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या मुस्तकबिल होगा इस जंग का, और बहुत से पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आपने हमें इनके साथ देखा है, हमारी स्क्रीन्स पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा है। दिफाई तज्ज़ियाकार, बैनुल-अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मेजर रिटायर्ड मीसम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन, सर बैक एंड पर डायलॉग्स की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो क्या लगता है अमेरिका डर गया है या फिर ये कह रहा है कि बस बहुत हो गई है, पिटाई बहुत हो चुकी है? जिस तरह आपने कहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको नुकसान हो रहा है, तो अब मज़ीद नुकसान शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। अमेरिका जो है ना इस वक्त वो 1 नहीं, 2 नहीं, वो 360 एंगल्स के ऊपर खेल रहा है। अब बज़ाहिर जो लग रहा है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है जंग में, आपको शायद आम आदमी को समझ भी ना आए कि इस जंग में भी अमेरिका जो है वो कितना फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, फ़ायदा भी उठा रहे हैं? बिल्कुल। वो कैसे सर? अभी आप ये सारी अभी जो है ना ये मीडिया की गेम है। ये अभी 5th जनरेशन वॉरफेयर की गेम है, इन्फॉर्मेशन की गेम है, ट्वीट की गेम है। आप आप एक पिछले हफ्ते की सिर्फ यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ देख लें। आपको एक एवरेज यूएस एक्सचेंज है वो 480 मिलियन के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी, अराउंड 5-10 मिलियन, 100 मिलियन ऊपर नीचे। अचानक एक 4 दिन पहले एक बाइंग होती है, वो एक स्पाइक जाता है ऊपर। 4 दिन पहले वो बाइंग होती है और लो मार्केट में बाइंग होती है और वो बाइंग होने के बाद फिर मार्केट उधर ही 480, 470, 460 मिलियन के ऊपर वापस आ जाती है। वो उधर ही तैर रही है। नहीं, बाइंग हो गई, जी, जी। बाइंग हुई, मार्केट वापस उधर ही आ गई। उधर ही आ गई, ठीक है।
उसके बाद ट्वीट आती है अचानक प्रेसिडेंट यूएस की कि हम अब पीस टॉक के ऊपर जा रहे हैं, और इस एक ट्वीट के ऊपर वही मार्केट जो है वो 1 बिलियन राइज लेती है अचानक। अब वो जिसने बाइंग की थी 3 दिन पहले, वो उसने $1.5 बिलियन वो एक दिन में उसने मारा। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जवाद साहब। अब वो कौन लोग थे जिनको पता था 2 दिन बाद ट्वीट आनी है? प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो एक बिजनेसमैन है। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। वो जंग में भी कारोबार ढूंढ रहा है, मगर इस दफा बदकिस्मती ये है कि अमेरिका की तारीख में पहला सदर आया है जो बिजनेस तो ढूंढ रहा है, जंगें भी लड़ रहा है, लेकिन वो अमेरिका के लिए नहीं, वो अपनी जात के लिए लड़ रहा है। अच्छा, इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी बड़ी मुखालिफत की जा रही है ट्रंप की। इस वक्त जो प्रेसिडेंट यूएस जिस इंटरेस्ट के ऊपर अमेरिका की फौज को इस जंग में उन्होंने डाला है, वो उसमें या उनका जाती बिजनेस का मुफाद है, या उनके दोस्तों का मुफाद है, या उनके दामाद का मुफाद है, या इजराइल का मुफाद है। इसमें अमेरिका का नुकसान ही नुकसान। अमेरिका की आवाम का नुकसान है। ना इस जंग में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ना इस जंग में अमेरिकी सीनियर मिलिट्री हायरार्की उनके साथ थी। 8 जर्नैल उन्होंने सैक किए हैं इस जंग से पहले। कौन से जर्नैल जिन्होंने कह दिया था कि ये जंग अमेरिका को नहीं लड़नी चाहिए? सैक एक बहुत बड़ा वर्ड होता है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर, और एक सैक का मतलब होता है, और वो भी वॉर से इमीडिएट पहले, कि दैट मीन्स कि तुम इस जंग लड़ने के काबिल नहीं। 8 जर्नैलों को 8 जर्नैल और सीनियर जनरल जिनकी राय मैटर करती थी। यही काम नरेंद्र मोदी ने अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले, आपको याद होगा मई 2025 में 3 सीनियर जनरल और एक जंग के दौरान जो उनके कोर कमांडर नॉर्दर्न एरिया के कश्मीर में थे, उनको सैक किया था। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को सैक किया था, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को ये जंग नहीं लड़नी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। लेकिन जब खत आपको अपने जाती इंटरेस्ट का वो सर चढ़ के बोल रहा होता है, तो तब आप किसी भी अपने एडवाइजर की में ना नहीं सुनना चाहते। तो यही सूरत हाल इस वक्त प्रेसिडेंट यूएस के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। तो अमेरिका अब जब से इस दलदल के अंदर घुस चुका है, आपको याद हो कि हमने कुछ 10 दिन पहले एक पॉडकास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने बैठ के दी थी। आपने मुझे कहा कि आज 6 दिन हो गए हैं जंग लगे हुए, तो क्या देखते हैं आप? तो मैंने कहा था अगर ये जंग ईरान 2 हफ्ते सस्टेन कर गया, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो ईरान को हरा सके। एग्जैक्टली। आज मेरी वो बात मन्नो अन पूरी हो रही है, और आप पूरी दुनिया के सामने देखते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इस जंग से निकलना चाह रहा है, लेकिन ईरान उसको अब निकलने नहीं दे रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और 15 नुकात भी रखे गए हैं। उन नुकात पर भी मैं चाहूँगा कि आपकी राय लूँ। सबसे पहले तो न्यूक्स के हवाले से बड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेसिटी एनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जितना आपका एनरिच्ड मवाद है वो दिया जाए, और जहाँ पर भी आप कर रहे हैं वहाँ पर आलमी इंस्पेक्टर्स को रसाई दी जाए। तो लगता है ईरान उनकी सबसे पहले न्यूक्लियर के हवाले से शराइत को मानेगा, तस्लीम करेगा। ये जहाँ तक इनकी पहली शर्त है कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर पर प्रोग्राम को, यूरेनियम एनरिचमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे और इसका शट डाउन। जंग से पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जंग से पहले खामनाई साहब जो थे वो ईरान के रहबर थे, जिंदा थे, मौजूद थे, और उनका एक इसके ऊपर फतवा था एग्जैक्टली आपने बताया था फतवा है कि उनका। ईरान जो है वो कभी भी एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ऐसे ही है, ट्रू। क्यों?
कि वो ये बिलीव करते थे कि ये प्योर इंसानियत के खिलाफ है और मैस डिस्ट्रक्शन, तो ईरान ऐसी चीज को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। अब उस फतवे के तनाजर में ईरान ने अपना प्रोग्राम को एक खास हद तक लाके मुंजमिन किया हुआ था। और जब इस जंग से पहले ओमान में मुज़ाकरात हुए हैं तो ओमान गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद है ऑन रिकॉर्ड पे, जिसमें ओमान ने कहा था कि ईरान 100% सरेंडर करने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेडी हो गया। मतलब रसाई देने के लिए तैयार है, जी। आ जाएं, चेक कर सकते हैं आप। जी। और मगर अभी इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक करने, तो ये तो फिर खामनाई को शहीद करके मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि आ बैल मुझे मार, इन्होंने कहा बैल तू उधर ही ठहर, मैं आता हूं मुझे मार। इन्होंने कुछाड़ में खुद सर दिया है खामनाई साहब को शहीद करके। और ये तो दुनिया आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं खामनाई साहब के सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी हुआ करेगी। जो लाइफ वो बंदा जी गया और जो उसने कुर्बानी अपनी दे के ईरानी कौम को जिंदा कर गया, एग्जैक्टली। ये पूरी एक स्टडी है जो आप बाद में आने वाली नस्लें पढ़ा करेंगी। अब खामनाई साहब जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। शहादत के बाद वो फतवा जो है एब्सोल्यूट हो गया। एग्जैक्टली। अब नए रहबर आ चुके हैं और वो भी यंग खामेनेई आज। और जो यंग खामनाई हैं इज मोर अग्रेसिव और वो आज के मामलात को बहुत बेहतर तरीके से भी समझते हैं। अब उनका इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना है नहीं रखना। उनका इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। तो अब जब से इन्होंने ये शराइत दी और इन शर्त में नंबर 1 शर्त ये थी, तो ईरान ने जो उसका जवाब दिया है उन्होंने उसका लिटरली उन्होंने तमस्खर उड़ाया है उन शराइत का। ऑन दी अदर हैंड सर ये भी कहा जा रहा है कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स जो हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए और ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव मिसाइल सिर्फ बनाए जाए, डिफेंसिव वेपन्स इनके पास हों और वो भी हमारी मौजूदगी में ही। जी, अमेरिका वो इस तरह है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को कर्टेल करेगा और सिर्फ उसको ऑफेंसिव नहीं होगा, वो डिफेंसिव होगा। और वो भी जो है वो मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका की सरबराही में उसकी निगरानी में वो बनेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या वो शबरात के पटाखे सिर्फ बना सकेगा कि आपकी निगरानी में, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 50 साल की कठिन पाबंदियों में जबकि एक सुई ईरान से ना बाहर बिक सकती थी, ना एक सुई को ईरान में इंपोर्ट कर सकता था। अगर उन हालात में और उन सर्कमस्टांसेस में ईरान ने वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बॉम्ब का जो मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया है, इतना मैच्योर डेवलप किया है और इतना इफेक्टिव और प्रिसाइज, नॉट डिपेंडेंट ऑन जो आपकी ऑर्बिटल नेविगेशन है, जो गूगल नेविगेशन है, जो आपकी जो यूएस सैटेलाइट नेविगेशन है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट ही नहीं है। और वो कन्वेंशनल डॉपलर को उन्होंने डेवलप करके उसको फर्दर अपनी मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम के ऊपर डेवलप करके इतनी प्रिसाइज प्रेसिजन ली है उस आईसीबीएम में कि जिसकी मिसाल दौरे हाजिर में नहीं मिलती। और अब इस टेक्नोलॉजी का इस जंग के बाद ये तो कह रहे हैं ना कि ईरान अब ना डेवलप करे, ये तो पूरी दुनिया ईरान से ये टेक्नोलॉजी लेना चाहेगी। एग्जैक्टली। अब आप इसकी सेल नहीं रोक सकेंगे। ये आपने उस बिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है कि आपने अपने लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं ये हमला करके। अच्छा सर, इसके साथ जिस तरह आपने बताया कि वो उनकी हकीकत भी पूरी दुनिया के सामने आ गई, जिनको इनविंसिबल समझा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है, वो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड, आयरन डोम, डेविड्सलिन, पता नहीं क्या क्या वो डिफेंस सिस्टम्स जो थे, तो वो भी ईरान ने एक्सपोज कर दी अपनी इसी टेक्नोलॉजी से। जनरल डैन सेंट्रल कमांड के जो उनके सीनियर जनरल थे जिनको सैक किया गया,
इस जंग से पहले उन्होंने एग्जैक्ट प्रिसाइजली यही वर्ड बोले थे कि अगर अमेरिका इस जंग में गया तो जो उनकी एक हेजमनी है इस पूरे रीजन के ऊपर, बीइंग द सुपर पावर, और जो उनकी ये एक मिथ है कि अमेरिका ने एक जो क्लाउड क्रिएट किया है प्रोटेक्शन का मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो हमारा क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा और हम अनटचेबल से टचेबल हो जाएंगे। तो हमें किसी सूरत इस जंग में नहीं जाना चाहिए। और मैं उस बंदे की वियन को मैं बड़ा मुतरफ हूँ, आल्दो कि वो अपनी बड़ी ट्रू ओपिनियन दे के तो उसको घर भेज दिया गया, मगर आज वही हुआ। और वो अमेरिका इस वक्त जो है न सिर्फ इसराइल तो अपना वो आयरन डोम और वो सारा उसका, आप ईरान की स्ट्रेटजी को सिर्फ स्टडी करें कि किस तरह उन्होंने पहले जब जंग स्टार्ट हुई तो बड़े अपने उन्होंने लो कॉस्ट लो रेंज पुराने वेपन्स मिसाइल निकाले और उसके ऊपर इन्होंने जो है वो 20-20 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्टाइल था एग्जैक्यूम कराया अपने $20,000 के ड्रोन के ऊपर। जब थका दिया उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने संदूक खोले। अच्छा अच्छा सर, आपने पहले भी यही कहा था कि ईरान ये जंग जीतना नहीं चाहता, ईरान उनको थकाना चाहता आना चाहता है, ये मेरा वर्ड। आप आज अगर अमेरिका टेबल पे बैठना चाह रहा है और ईरान आज 3 दिन हो गए हैं, ईरान ने उसके ऊपर कोई अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, तो दैट मीन्स मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, जहांगीर खान साहब की मिसाल दी थी कि जहांगीर खान साहब को जब किसी ने वो जो 555 मैच स्ट्रीक में जीते थे, तो वो हारते नहीं थे किसी ने सीक्रेट पूछा क्या है, तो वो कहते थे कि मैं स्टेमिने के ऊपर हराता हूँ, मैं थकाता हूँ दुश्मन। सिखाता हूँ ये लेवल। तो ईरान ने इनको थकाना है। तो मैंने ये बात शुरू में ही आपको बता दी थी, और अब आज 24वां दिन है, 25वां दिन है, तो ईरान अभी इनको मजीद थकाएगा, क्योंकि जो इन्होंने 15 पॉइंट्स दिए हैं, उसके जवाब में ईरान के मेजर 3 पॉइंट्स हैं, पर उनको कुछ सब फर्दर सेग्रीगेट करके 5 कह लें आप। तो उन्होंने इनकी पूरी की पूरी मिथ जो है उसको एक्सपोज करना है, और इस रीजन से वो हर सूरत इनका इनखला जाता है। अच्छा सर, लगता है कि ईरान तो जंग को प्रोलॉन्ग करेगा, थका रहे जिस तरह आप कह रहे हैं। अमेरिका की गारंटी कौन देगा? क्योंकि अमेरिका पर एतबार तो किया नहीं जा सकता। पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला कर दिया, फिर मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी आड़ में हमला कर दिया। जिस तरह आप बता रहे हैं, जनरल्स कह रहे हैं नहीं हमला करना चाहिए। उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं हमला करना चाहिए। तो ट्रंप तो अनप्रेडिक्टेबल है और यकीन के काबिल नहीं है, जिसका खुद अपने लोग एतबार नहीं कर रहे, उसकी गारंटी कोई दे सकता है सर? देखो मेरी इस वक्त अमेरिका काफ़ी ऑड पोजीशन में आ चुका हुआ है। आज की ईरानी स्टेटमेंट आप देखें तो, और पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बाइस इज़्ज़त चीज़ है। आज भी ईरान ने कहा है कि हमें पाकिस्तान की नीयत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक नेक नीयत से इस टेबल को, सालसी टेबल को सजाना चाहता है, मगर हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अब गारंटी कौन देगा? कोई उनके कैलिबर का। ओमान को डिच किया अमेरिका ने, कतर को डिच किया पहले अमेरिका ने, इवन के इस जंग के दौरान 2 दफा सऊदी अरब को डिच किया अमेरिका ने। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी सालसी टेबल पे बिठा के और कोई गारंटीज लेता है, तो जहां उन्होंने सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को डिच करने में कोई राई बराबर, अब गारंटी कौन ले सकता है? वो चाइना ले सकता है, वो रशिया ले सकता है। तो लेंगे सर? नहीं। मतलब जंग प्रोलॉन्ग होगी। जंग, अब आपका सवाल ये होना चाहिए तो जंग खत्म कैसे होगी? अचानक आप देखेंगे, और शायद आप ये 1-2 दिन में ही देख लें, कि एक ट्वीट आएगी प्रेसिडेंट यूएस की, जंग बंदी का ऐलान कर देगा। अच्छा, ये आपकी जो स्टेटमेंट थी इजरायली चैनल्स पर भी यही चल रही है और वो बड़े परेशान हो चुके हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी की बातें की जा रही हैं, अचानक जंगबंदी हो जाएगी। हाँ, और इजराइल परेशान है, भारत भी ये उनकी परेशानी और ये भारत की परेशानी की क्या वजह है? देखो अमेरिका जो है वो मल्टीपल महाजों के ऊपर जंग हार रहा है।
वो सिर्फ ये टैक्टिकल, ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं या दुनिया सिर्फ इसको टैक्टिकल वॉर के तौर पे देख रही है। इस वक्त जीत कौन रहा है? कौन? सबसे बड़ी जीत किसकी हो रही है? पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपको याद होगा पाकिस्तान की और भारत की मई में जंग हुई थी। जंग पाकिस्तान जीता था। बेशक, बिल्कुल ऐसा। हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को चारों शाने चित लटाया। आज भी याद है मुझे वो सफ़ेद झंडे जो लहरा रहे थे। जी। और वो जो जहाज़ गिराए, जिसकी तादाद जो है, वो आज तक भारत उसको काउंट करने से भी कासिर है या अनाउंस करने से भी कासिर है। लेकिन उसके बाद या बिका JF-17 या J-10C बिका चाइना का, समोसा नहीं बिका। समोसा नहीं बिका, और या बिका PL-15 चाइना का। तो जीता PL-15, मेरी बात सही। समझिएगा। और आज जो जंग इस वक्त हो रही है, अब जीतेगा असल वो जिसके मिसाइल चल गए हैं। जीते वो जीते। जीतेगा सिजील और खुरम शहर यानी। और ये एक बहुत बड़ी गेम है। और इस वक्त जो लोग पीछे ईरान के बैक एंड पे उसको जो एक स्ट्रेटेजिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त चाहेंगे कि अमेरिका की जो मिथ पूरी बनी हुई थी इनविंसिबल की, वो कंप्लीटली स्मैश करें। वो स्टेल्थ जो अनटचेबल थे, वो हिट हो गए। अच्छा सर, ये इसी से मेरे माइंड में अभी आया कि एक और इसीलिए अमेरिका भी यही चाहता था कि वो रूस और चीन का मुश्तरका कोई प्लांट भी ईरान में है तो वो उनको भी वहां से निकालने की डिमांड एक उन्होंने रखी जी, थी। वो बशर जो प्लांट है, जी जी। बशर प्लांट है, उसकी इन शराइत में से एक शर्त ये भी है अमेरिका की कि जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, उसको रशिया जो उसको चला रहा है, उसकी बजाय रशिया को वो ईरान निकालेगा और अमेरिका आके चलाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, अमेरिका खुद आएगा। हाँ, यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो एक कोई बंदा बीच में उठ के बोलता भी नहीं है कि भाई हम तो ये तबाह करने वाले थे, तो हम अब उनको कह रहे हैं नहीं नहीं हम आपको चला के देंगे और रशिया को बाहर निकाल देंगे। मीन्स के ये कोई गुड्डी-गुड्डी का खेल है। स्टेटमेंट्स में इनकी खुद तजाद है, समझ ये इनकी नहीं आ इस रही। वक़्त इस कदर बुखला चुके हुए हैं कि अब अपना मज़ाक खुद उड़ा रहे हैं। इस वक़्त जिस लेवल की टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर गया है, F-35 जिसको समझा जाता था कि ये बियॉन्ड द वॉर टेक्नोलॉजी थी, तो उसको उन्होंने आईआर से नहीं, हीट से सीख करके उसको हिट किया। बेसिक बेसिक कन्वेंशनल पे आके हिट कर दिया। और सर वो कोई मकामी उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है कह रहे हैं। अब ये तो देखें, वो अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो। हम तो अभी फ़िल्म देख रहे हैं ना। अब हिदायतकार कौन था और लॉजिस्टिक सप्लाई कौन कर रहा था, कैमरामैन कौन था, ये तो अब बाद में पता चले। हिट हुआ, F-15 हिट हुआ, आज F-18 सर। F-18 हिट हो गया। अब पीछे आपके पास B-2 बॉम्बर एक रह गया। आपकी पूरी की पूरी जो आपने पिछले 35 साल से जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे इतना पैसा लगाया कि अब इस टेक्नोलॉजी की बेस पे हमने दुनिया पे रूल करना है अगले 200 साल, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ईरान ने ज़मीन दोज़ कर दी। ऐसे ही है। राफेल हमने मारे थे, हमने इंडिया को मारा डूबा फ्रांस जाके। तकलीफ फ्रांस को हुई कि टेक्नोलॉजी उसकी बैठ गई। कौन लेगा राफेल अब? कोई नहीं लेगा। अब अगर ईरान ने F-35 को हिट कर दिया, इंडिया को पहले इन्होंने कन्विंस किया हुआ था कि ये जंग बंद होने दें, तो आप अब मोदी साहब खरीदना चाह रहे थे। अब मोदी साहब भी सोचेंगे कि मेरा पहले राफेल मारा गया, अब F-35 अब मारा जाएगा। F-35 मारा गया, F-18 गिर गया, F-15 गिर गया। आपके वो जो सारे एयर डिफेंस के सिस्टम थे, वो सारे आपके मिडल ईस्ट में उन्होंने हिट कर दिया, वो जो खुद अपना दिफा ना कर सके। तो ये इस वक्त टेक्नोलॉजीज की गेम है और किसकी टेक्नोलॉजी चल रही है, ये अब आने वाला वक्त जो है इसको अनफोल्ड करेगा। एग्जैक्टली।
तो इट इज नॉट दैट सिंपल। ये मल्टीपल बॉर्डर्स और मल्टीपल स्फीयर की जंग है। ये सिर्फ एक टैक्टिकल जंग नहीं है। इसको सिर्फ एक थिएटर में ना देखें। ये एक टेक्नोलॉजी की जंग है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जंग है। अच्छा, ये एक रिलीजियस बिलीव्स की जंग है। ये बाल की जंग है वर्सेस अल्लाह की जंग है। एक तरफ बाल को पूजने वालों की जंग है, एक तरफ अल्लाह की इबादत करने वालों को, एक तरफ स्टैनिक फोर्सेस हैं, एक तरफ अल्लाह को मानने वाले। तो ये एक मल्टीपल स्फीयर इकोनॉमी की जंग है, स्टॉक एक्सचेंज की जंग है, तेल की जंग है, एनर्जी की जंग है। तो ये आपने इसको मल्टीपल विंडोज में देखना है, तब जाके आपको कंप्लीट पिक्चर इस जंग की जो है वो 360 एंगल से समझ आएगी। अच्छा सर, अभी आपने बीच में तेल की जंग की बात की तो अचानक वो मुझे याद आया, बिट क्यूरियस एज वेल, कि मुज़ाकरात की तो बात कर रहे हैं, 15 नुकात भी दे दिए। कोई खारक जज़ीरे पर कब्ज़ा करने की बात भी हो रही है अबनाए हरमज़ को खुलवाने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ट्रूप्स अपने डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। जब कोई भी मुल्क जो है ना एक अटैक प्लान करता है, हम्म, तो वो उसके हाइपोथेसिस जो हैं उनके डिस्कस होते हैं। हाइपोथेसिस को मैं अगर एक इजी लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर हम ये किया तो जवाब ये आया तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ये किया तो जवाब ये आया तो हमारा काउंटर क्या होगा। तो एक लेयर्स ऑफ हाइपोथेसिस जो हैं वो तैयार होती हैं। अमेरिका ने इस जंग से पहले लुजियाना में एक पूरा आइलैंड बनाया जो हार की तरह है, और उसकी सारी टोपोग्राफी हार की तरह कुछ थी, कुछ बनाई गई। उसके साथ एक पूरी एक वाटर बॉडी बनाई गई अबनाए हुर्मस की तरह, और उसके ऊपर 8 महीने से उनके मेरीन्स और उनके पैराट्रूपर्स उसके ऊपर एक्सरसाइजेस कर रहे थे। 8 महीने से? 8 महीने से, इसलिए कि डिफरेंट जो उनकी कॉन्टिजेंसीज हैं हम्म, उनको हमने कैसे काउंटर करना है। तो अब प्लान तो है, हम्म। क्योंकि बिना जमीनी जंग के किसी जंग का फैसला नहीं होता। अच्छा, ईरान तो बड़ा वेट कर रहा था वैसे यूएस फोर्सेस का। अब्बास इराक़ची ने कहा था जब सवाल किया गया उनसे कि अमेरिका अपनी ट्रूप्स भेज दे, कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर देम। अब ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर वो उनकी इतनी बड़ी जो एक रिहर्सल्स और उनकी तैयारी जो है फुट ऑन ग्राउंड पे वो लैंड करते हैं, अगर हार में वो आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो आएंगे। अगर वो आते ही वो विद इन लाइक 48 आवर्स वो अबनाए हरमस को खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी एक टेक्टिकल और एक स्ट्रेटेजिकल और एक फ्यूचरिस्टिक जीत होगी अमेरिका की, और उसको ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा धचका होगा। इसके लिए अमेरिका और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन में उनकी तैयारी पे कोई शक नहीं है। बट अगर 8 महीने इन्होंने तैयारी की है, तो मैं समझता हूं कि बकौल नेतन्याहू के अपने इंटरव्यू पे कि उसने ईरान की जंग के लिए 40 साल की तैयारी की थी। तो जो 40 साल की तैयारी का हाल हमने देख लिया, अब 8 महीने की तैयारी करके अब तो एक तो ये कॉन्टिजेंसी है कि वो आते हैं 48 घंटे में उसको क्लीन अप करते हैं, टेक ओवर करते हैं, अबनाए हुर्मस खोल देते हैं। तो ट्रंप साहब उसी दिन ट्वीट कर देंगे कि मैं जंगबंदी का ऐलान करता हूं, विनिंग नोट पे वो निकल निकल जाएगा पतली जाएंगे। गली से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता? अच्छा, अब एक ये कॉन्टिजेंसी। जी जी। अब दूसरी कॉन्टिजेंसी है कि वो लैंड करते हैं। हम्म, 8,700 ट्रुप्स की तैयारी है वहां लैंड करने की। इनमें से 4,700 ट्रुप्स जो हैं वो मेरीन के हैं, 4,000 पैराट्रूपर्स हैं जो बैक एंड पे आएंगे उसकी सप्लाई लाइन जो ईरान की फौज है उसको काटने के लिए, जो एज पर जो उन्होंने प्लान एक तैयार ना नजर आ रहा है, अंदाजे ही है। अब अगर वो लैंड करते हैं और आगे कोई ईरान ने ट्रैप तैयार किया हुआ है, अच्छा, ये कह रहे हैं बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी उन्होंने भी। वो और अब देखिए ये वॉर जो है ना, जंगे हमेशा वो जीतता है जो सरप्राइज देने में कामयाब हो जाता है। जिसने जंग में सरप्राइज दे दिया ना वो जंग जीत जाता है।
तो अगर ईरान ने कोई ऐसा ट्रैप किया हो आगे जिससे वो उनके अगर उसने कोई 1000 2000 800 400 फौजी पकड़ लिए और वो पकड़ के आंखें बंद करके टीवी पे ले आया और उनके आगे भले अच्छे भले खाने पड़े हों और वो कह रहे हों कि हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर वेरी वेल, वो जो मर्जी कहते रहे, क्या जबरदस्त सिनेरियो होगा सर, मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ। तो भी ट्वीट आ जाएगी कि हम जंगबंदी का ऐलान करते हैं। तो ये दोनों कॉन्टिजेंसीज में ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं इस वक्त और ये डू एंड डाई का मसला होगा दोनों मुल्कों के लिए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई तो ईरान फिर कुछ ममालिक के ऊपर भी कब्जे का प्लान रखता है, और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका की हेल्प करने के लिए इस पूरे मिशन में एक कोई मुल्क भी शामिल है, इस्लामी मुल्क, जो उनकी मदद कर रहा है। देखिए इस वक्त काफ़ी जो है ना गुमगू की सिचुएशन है। अभी काफ़ी सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो अंदर से मैं अरब कंट्रीज़ की बात करूँगा कि कुछ अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अंदर से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं ईरान पे और वो चाहते हैं कि अब अगर ये मामला खुल ही गया है तो इस मामले को अमेरिका को मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए और इस तरह हमें बेयारो मददगार जो है वो ईरान को इस विनिंग नोट पे अमेरिका को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इसराइल। वो ये चाहते हैं कि अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उनके पास बहुत माकूल जवाब मौजूद है कि हमारी तेल की सप्लाई इन्होंने रोकी हुई है और अब नया हरमस जो है वो सिर्फ तेल की सप्लाई के लिए यूज़ नहीं होता, वो बल्कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ जो हैं अरब कंट्रीज़ हैं इनकी फूड सप्लाई के लिए भी वो यूज़ होता है। वो अपने उस मंतक के ऊपर वो बिल्कुल अमेरिका की उसमें मदद करेंगे और वो कर सकते हैं। एक नहीं, मैं समझता हूँ शायद एक से ज़्यादा मुल्क जो हैं। तो फिर सर ईरान खलीजी ममालिक पर उन पर कब्जा कर सकते हैं फिर? देखिए ये तो फिर एक ओपन वॉर होगी और अगर ओपन वॉर होती है तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते ऐसा हो और पाकिस्तान ने जो इसमें सालसी का अपनी पेशकश की है वो इन्हीं कॉन्टिजेंसीज को देखते हुए, क्योंकि जितना अब इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वो जो है वो डेंस होती जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो मुश्किल होती जाएगी। अच्छा सर, इस सिचुएशन से भारत की जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ से भी आपके फ्रेंड मेजर गौबर आरिया, क्या नाम था उनका, वो उनकी जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही है कि इस जंग के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और हमारे पंजाब में ना उन्होंने कुछ मास्टर फाइटर कुछ गांव में ना औरतें होती हैं, उनका काम ही यही होता है जवाद साहब कि वो दीवार के ऊपर चढ़ के ना वो मेने मार दिया ने दी, उनका और कोई काम नहीं होता कि एदा वेखी एदा बंदा जा रहा है ने वापसी तो नहीं एक्सीडेंट हो जाना है, वो कोई बात उन्होंने अच्छी मुंह से निकाल दी ही नहीं है। आज ही एक टीवी प्रोग्राम में कोई मुझे वो जयशंकर साहब का भी जो उन्होंने वो एक बड़ा इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब वर्ड जो यूज़ किया है कि पाकिस्तान जो है वो सालसी नहीं कर रहा, वो कोई ऐसा वर्ड उन्होंने यूज़ किया है जो मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। हमारी तहज़ीब में, हमारे कल्चर में ऐसा वर्ड यूज़ करना भी जो है वो हम इसको गैर मुहज़्ज़ब समझते हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जवाद साहब, उनका कसूर नहीं है सर। चाहे जयशंकर हो जाए, चाहे मेजर गोबर आरिया। गोबर आरिया हो जाए, चाहे इनके अब्बू मियाँ नरेंद्र मोदी हो जाएं, ये पूरा एक माइंडसेट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये बुचर ऑफ गुजरात की जो टीम है, इनका एक जैसा माइंडसेट है। ये एक गंदे पानी की पाइपलाइन है, गटर की पाइपलाइन है, जिसके मुख्तलिफ ढक्कन है और आप जहां से ढक्कन उठाएंगे उधर से गंद निकलेगा। ये इनके मुंह नहीं खुलते, इनके गटर के ढक्कन खुलते हैं
और जब खुलेगा, चाहे वो गोबर आर्या हो जाए, चाहे नरेंद्र मोदी हो तो जाए, आपको घिन है चाहे जयशंकर हो जाए, ये गंद निकाले। ऐसे ही है सर। और यही गंद जयशंकर ने निकाला है, यही गंद गोबर आर्या ने निकाला है, यही गंद मोदी ने जाके इजराइल में उनकी असेंबली के अंदर, लेजिस्लेशन असेंबली के अंदर, कैनिस्ट के अंदर खड़े होकर निकाला था। और यही गंद भाजपा के किसी भी लीडर जो गुजरात के बुचरिंग से लेके आज तक जो ईसाइयों को भी कत्ल कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस को भी कत्ल कर रहे हैं, जो सिखों को भी कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों को भी कत्ल कर रहे हैं, बंगालियों को भी। बंगालियों को भी कत्ल कर रहे हैं, इवन लिबरल हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं। लिबरल हिंदू का भी हक नहीं है भारत के अंदर वो जी सके, सिर्फ आरएसएस। तो इन लोगों से एक्सपेक्ट करना, इनको डिस्कस करना, इनकी बातों को तरजीह दे हैव बीन एब्सोल्यूटेड। ये कुदरत ने इनको जिस के 50 साल इनको लगे पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करने के कि दुनिया से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, इन्होंने क्या नहीं किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। इन्होंने यहां दहशतगर्दी करवाई, इन्होंने समझौता ट्रेन एक्सप्रेस जैसी एक अच्छी सोच जो थी उसको आग लगाई, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत के ऊपर इन्वेस्ट किया, इन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सैबोटाइज करने के लिए इन्वेस्ट किया, इन्होंने कराची के अंदर दहशतगर्दी, कराची के अंदर से इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन्वेस्ट किया, इन्होंने हमारी लसानियत को उभारने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को खत्म करने के लिए श्रीलंका जैसे शरीफ मुल्क की टीम के ऊपर लिबर्टी चौक में हमला करवा के पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म करवाने के लिए जस्ट इन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान दुनिया से आइसोलेट ना हो जाए। मगर आज की तारीख में मैं और जवाद साहब जब हम ये बात कर रहे हैं तो दुनिया में कौन आइसोलेट हुआ है? भारत। इसको कहते हैं व तो इज्जुमन तो शाह व तो जिल्लुमन तो शाह। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद की टेबल के ऊपर आके पड़ा हुआ है और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज पाकिस्तान बीच में सालसी कर रहा है। ये इज्जत अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बख्शी है और आज वही इन्ना आतो ऐना कल कौसर, आज वही अवतर खतर जो मोदी था जिसका मर गया मरदूद, ना जनाजा ना दरूद, ना उसकी को औलाद ना उसका, आज वो इन्ना आतो ऐना कौसर कल कौसर की एक जिंदा मिसाल बन के पूरे भारत को उसने आइसोलेट करके खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। बेशक सर, एक वहाँ के मामले में भी सुर्खरू है, एक और सर आखिर में एक दो सवाल करना चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और कोई 32 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। आगे किसी कॉरिडोर के ऊपर भी झंडे लगाने की बात की जा रही है, कोई नए नक्शे भी आ रहे हैं। जवाद साहब, मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान के बारे में जिसने भी बदगुमानी की, जिसने भी पाकिस्तान का बुरा सोचा, चाहे वो हमारे अंदर के बेगैरत थे, चाहे वो बाहर के बेगैरत थे, खुदा ने उनको इस दुनिया में भी जलील किया और आखिरत में तो उन्होंने जलील होना ही होना। वो चाहे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा बन के किसी सूरत में सामने आ जाएं, चाहे वो कुफार की सूरत में आ जाएं, चाहे वो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के आ जाएं, वो जलील होंगे। और यही पाकिस्तान को सुरखरू अल्लाह ने अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे किया। पाकिस्तान ने वो 32 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया फतह किया है, उसको अपने नक्शों में जारी कर दिया है। अब आगे हमारी मंजिल वाहान बॉर्डर है, वाहान कॉरिडोर है। इंशाल्लाह अब पाकिस्तान को जो है वो अगली स्टेट्स तक जाने तक कोई नहीं रोक सकता। सेंट्रल एशिया तक मतलब रसाई पाकिस्तान की बहुत जल्द होने वाली है। वफद भी सर भेजे थे उसकी आप भी इधर से ताजिकिस्तान बाय रोड जाया करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर वो कह रहे हैं कोई वफद भी भेजे थे अफगानिस्तान की जानिब से ईद के दिनों में। देखो वो उनको पता था, ताक आते हैं, ईद है, खुशी का मौका है, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट और 27 रमज़ान को पाकिस्तान की बर्थडे भी थी। इन्होंने कहा मौका अच्छा है, शायद माफ़ी मिल जाए। काफ़ी सारे वफद आते जाते रहे। अब की बार होगा वही जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के हक में जो बेहतर होगा, वही इस वक्त के हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, हमें इन पे पूरा इत्मीनान है। ये सिर्फ वो फैसला करेंगे
जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के हक के लिए बेहतर होगा। वही फैसला होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। तीनों इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स जो हमारे जहनों में थे और कुछ एंगल्स आपने भी बताए और बड़े वो डाउट्स क्लियर हो गए इस जंग को लेकर, और वो तमाम तरह हाइपोथेसिस स्पेशली जो आपने एक्सप्लेन किए। वैसे सर अमेरिका के हाइपोथेसिस हमें सारे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। वंस अगेन थैंक यू ऑडियंस जो हमारे साथ अभी इस वक्त तक मौजूद रही, हमें सुन रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक नए पॉडकास्ट में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।